गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम मित्र। तो यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। तो इसमें मित्र जो है उसका नाम मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क्स। तो ये स्कीम है क्या, पीएम मित्र स्कीम क्या है? इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स या फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स बनाए जाएंगे, जहां पर टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और वहां पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बसाने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी स्टेट्स में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्टेट्स अपना प्रपोजल रखेंगी, वहाँ पर ये इंटीग्रेटेड जो है आपके टेक्सटाइल रीजन्स बनाए जाएंगे ताकि सारी टेक्सटाइल कंपनीज़ या टेक्सटाइल जो मिल्स हैं वो आपके आसपास वहाँ पर आ जाएं और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग अलग जगह पर डेवलप हो सके। तो और इतना हमने फोकस क्यों किया है टेक्सटाइल सेक्टर पर? तो एक बहुत फन फैक्ट है, आपके अभी जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको शायद, क्योंकि हम टेक्सटाइल के ऊपर फोकस गवर्नमेंट ज़्यादा रख रही है, तो आपको इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट बताता हूँ कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल सेक्टर ही देता है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको हर स्टेट में जो है वो फैलाना चाहती है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इसका बहुत ह्यूज है। तो इसके लिए ही जो है बजट में अनाउंस की गई थी ये स्कीम हमारे इस साल के बजट में, और इसलिए ये 7 ऐसे पार्क्स बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प से। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी तरफ से जैसे 1000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन जो है वो उपलब्ध कराएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वहाँ पर ये टेक्सटाइल रिलेटेड फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि वहाँ पर टेक्सटाइल कंपनीज आके वहाँ पर काम कर सके। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस क्या है, क्या सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? 500 करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा ग्रीन फील्ड। मतलब कि ग्रीन फील्ड तो आपको पता है ना कि जहाँ पर पहले कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है वो जगह पर इंडस्ट्री, तो इसलिए उसको हम ग्रीन फील्ड कहते हैं। कि समझ लो आप इससे ऐसा याद रखो कि खेतों को काट कर वहाँ पर इंडस्ट्री बनाना, तो ज़ीरो से स्टार्ट होना, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड, अब आप समझ लो कि कोई पुरानी बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है, ख़राब है, टूटी फूटी है, और वहाँ उसको हमने रिपेयर करके दोबारा बना रहे हैं, उस जगह को हम डेवलप कर रहे हैं, तो ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन कलर की ईंटों से आप इसको याद रख लो कि ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है कि पहले वहाँ पर एक खंडहर टाइप ज़मीनें हैं, इंडस्ट्री बनी हुई है पर वो चलती नहीं है, उसको हम दोबारा से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं ये ब्राउन और ग्रीन का फ़र्क, वैसे ये एक्चुअल ये डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, सो ग्रीन फील्ड में अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो 500 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। अगर एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करना है तो उसमें जो ब्राउन फील्ड है उसके लिए 200 करोड़ रुपए तक के सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो 200 करोड़ या और 500 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने क्या रखा है, टोटल बजट रखा है। ठीक है, साथ के साथ पीएम मित्र के लिए। और जो है एक को कितना मिलेगा, मतलब एक प्रोजेक्ट को कितना मिलेगा, 30%। समझ लो अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें 30 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट को मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो है 300 करोड़ का कंपेटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट भी दिया जाएगा। कंपेटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट क्या है? जब समझ लो कि कोई, हम एग्जांपल लेते हैं रेमंड का। ठीक है, तो रेमंड जैसे एक टेक्सटाइल कंपनी है, जब वो जाके किसी टेक्सटाइल आपके स्पार्क में जब वो एस्टैब्लिश होने लगेगी तो शुरू में वो खर्चे नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, चलो रेमंड तो फिर भी बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो फिर भी कहीं से अरेंज कर लेगी। कोई इंडस्ट्री अगर एस्टैब्लिश होना चाहती है टेक्सटाइल सेक्टर में, तो शुरू में वो रेंट कहाँ से निकालेगी, खर्चे कहाँ से देगी, तो उसको शुरू में जो हेल्प चाहिए होती है, जो हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और कुछ परसेंटेज, शायद 3% के आसपास जो है उनकी टर्नओवर के हिसाब से उनको जो है वो सपोर्ट दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो समझ लो कि उनकी 10 करोड़ की जो है सेल्स होती है तो उनको जो उसका 30% उसका 3% जो है वो इनिशियली जो है गवर्नमेंट उनको सपोर्ट दिया करेगी ताकि वो अपना खर्चा निकाल सकें, और एक बार जब वो एस्टैब्लिश हो जाएंगे फिर उनको इस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो फीचर्स यही हैं। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वहाँ पर, फिर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उस एरिया में, ताकि वो पूरा एरिया एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एरिया के तरह से एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, अब फंडिंग कैसे की जाएगी? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगी फंडिंग के लिए। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया जाएगा जिसमें जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उसको ओन करेंगी, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह। अब मास्टर डेवलपर कौन होगा? जो उस पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उस पार्क को बनाना चाह रहा है। समझ लो कि अब आपको एग्जाम्पल में
अदानी ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा ग्रुप का ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो टाटा ग्रुप को जो सिलेक्ट कैसे किया जाएगा कि किसको कहा दिया जाएगा वो पूरा प्रोजेक्ट कि वो पार्क बनाए, 7 बनाने हैं ना ऐसे, तो उसमें से एक को जो है या 2 या 3 जितने भी बनाने हैं, तो उसको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा मास्टर डेवलपर को? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे, कुछ क्राइटेरिया डेवलप किया जाएगा उसके लिए कि कौन जो है वो ये मास्टर डेवलपर होगा इस प्लान का, ठीक है, इस पूरे रीजन का, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा और जो सारी फैसिलिटीज़ बना के देगा। तो वो मास्टर डेवलपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगी, ठीक है। अब जो भी इसको बनाकर देगा ना मास्टर डेवलपर, उसको सिर्फ डेवलप ही करके नहीं देना है, उसको कुछ पीरियड के लिए उसको मेंटेन भी करके रखना है, ठीक है। जैसे समझ लो 4-5 साल का पीरियड होगा जब उसको मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा, ताकि ये नहीं कि एक बार तो बना के दे दिया उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस जो है वो भी उसको कुछ टाइम के लिए करनी पड़ेगी। अब जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी ओनरशिप जो है वो एसपीवी जो होगा आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि इस स्कीम को जो पार्क को बनाएगा उसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। तो जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी तो समझ लो जो वो एरिया बना है, इंडस्ट्रियल साइट बनेगी, उसकी ओनरशिप भी जो है वो ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होगी, ठीक है। तो उसमें से जो रेंट आएगा, आप समझ लो एक एग्जांपल ले लो कि मेरठ में आप लगा लो एग्जांपल ले लो, वहाँ पर एक जो है ये पीएम मित्र के अंदर जो स्कीम के अंदर एक बना दिया गया एक पार्क। तो उसमें यूपी गवर्नमेंट जो है वो आपकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी और जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है वहाँ पर जब ये विमल या रेमंड जो भी कंपनीज जाकर वहाँ पर सेटअप होंगी, जो उसकी फैसिलिटीज़ का यूज़ करेंगी, तो वो कुछ रेंट तो देंगी ना इसको गवर्नमेंट्स को, जिन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है। तो जो उसका लीजिंग से रेंटल इनकम आएगी वो ज़्यादातर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स की कमाई होगी उससे वो और ज़्यादा ऐसे पार्क्स बना पाएंगे और ज़्यादा एक्सपेंशन कर पाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, है ना। तो ये कहा गया है कि ज़्यादा शेयर होल्डिंग इसलिए दी जा रही है ताकि उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की इनकम हो सके, इससे इस इनकम को वो और ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खर्च कर सके, ठीक है। तो जो 300 करोड़ की मैंने आपको फंडिंग बताई थी कंपेटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट की, उसके अंदर यही आपकी एक कंडीशन है कि 3% तक की टर्नओवर जो है वो गवर्नमेंट आपको पे करेगी, क्योंकि शुरू का जो टाइम होता है जो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप होने का, आप भी अगर शुरू में अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो आपका वो प्रॉफिटेबल तो नहीं होता ना, शुरू में बहुत खर्चे होते हैं शुरू में। तो शुरू में के खर्चे थोड़े कम करने के लिए, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट 3% तक की आपकी टर्नओवर या जो सेल्स है उसका 3% तक आपको जो है वो सपोर्ट देगी, ताकि आप शुरू के खर्चे जो है वो निकाल पाओ, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। PM Mitra scheme. So Prime Minister's mega integrated textile region and apparel park scheme has been approved by the Union Cabinet. This scheme is working on the 5F vision of the Prime Minister, which is farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign. So what does this mean? It means that this is basically the journey of textile sector. Okay, so from farm to fiber, fiber to factory, this is the entire journey of our textile sector, and the ultimate aim is to export the textiles. Okay, so 7 such industrial parks of textile industrial parks will be identified across the country, and they could be either greenfield or brownfield projects, and the land for such parks will be provided by the state governments. Of course, 1,000 acre plus land will be provided, and basic facilities, other related facilities will also be provided by the state governments. Okay, so the government incentives are maximum development capital support. So about 30% of the project cost will be taken care of by the central government or this scheme of PM Mitra. So for that amount, for that capital support, 500 crore rupees has been earmarked for the greenfield projects. In case the project is a brownfield project, and in that case 200 crore rupees have been set up, a fund of 200 crore rupees have been set up, and
30% project cost of will be taken care of by the government. Okay, so 300 crore rupees have also been earmarked as a competitiveness incentive support, because initially when you're starting a business you incur a lot of losses and your costs are increasing, or the costs are ballooning because of being a startup. Okay, so government will provide almost 3% of your turnover as your support, so that you can get over your initial expenses. So features are that these industrial parks, or this textile industrial parks, will have core infrastructure as well as support infrastructure. How the funding will be taken care of? So a special purpose vehicle will be made, in which state government, of course, will be the majority shareholder, and central government will also be a part of that. But and the master developer, the company or the developer who will be constructing these parks in several states, like I was giving you an example of Meerut. So just imagine that Tata Group is constructing this PM Mitra Park in Meerut. Then it will be called as a master developer, and it will have to not just develop that industrial park, but it will also have to maintain it for a certain period of time. So how this master developer will be selected? So both state governments as well as the central government will decide upon who will be the master developer for a certain project. Okay, so majority ownership of state governments have been given to majority ownership of SPVs has been given to state government, so that any rental income which will be generated by these industrial parks, they will the majority of it will be transferred to state government, so that these state governments can utilize that income, this regular rental income, in the expansion of textile industry. Like I've told you, that textile is the second largest employment generator in India after agriculture. So a 300 crore rupees fund has also been earmarked, like I've told you, so as to handhold these companies in the initial phase of the business. So this is the PM Mitra scheme. So now let us see the next topic, which is PMBJP. So फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है, जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो उन्होंने अपना जो टारगेट है इस साल का, वो 6 महीने में ही जो है वो पूरा कर लिया है। 8300 आपके जो है वो PMBJ केस जो है बनाने थे, जन औषधि केंद्र बनाने थे, वो उन्होंने 6 महीने के अंदर ही बना दिए हैं। आपके सितंबर तक में ही ख़त्म कर दिए उन्होंने, जो उनको मार्च तक बनाने थे। ठीक है, तो अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स कंट्री में वो कवर कर लिए गए हैं। और इस स्कीम के अंदर जो ड्रग्स बेचे जाते हैं, जो आपको जो मेडिसिन बेची जाती है, मतलब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड होती हैं, और इवन जो है वो लोकली भी उनको जो है वो लेबोरेटरीज़ में भी टेस्ट किया जाता है। और ये जो आपकी मेडिसिन होती हैं, उसको 50 से 90% कम प्राइस पर जो है वो ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में जो है बेचा जाता है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें मेडिसिन को। ठीक है, तो ये स्कीम आपको पता होगा, ये 2008 से चल रही थी स्कीम ऑलरेडी, एक जन औषधि स्कीम। उसको 2015 में एक्सपैंड किया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम उसको चेंज किया गया। फिर उसके बाद इस स्कीम को बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड किया गया। अब देखो आप, जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कवर हो चुकी है ये स्कीम। ठीक है, तो आप ये स्कीम आती किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है। तो उसके अंदर ये आपकी आती है ये स्कीम। और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है वो इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसको पहले हम ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया भी कहते थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना अफोर्डेबल रेट पर, जेनरिक मेडिसिन को पॉपुलराइज करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि जो ये आपके जन औषधि केंद्र खुलेंगे वहाँ पर कुछ लोग काम करेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, PMBJP। सो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना implementing agency, PMBI, that is Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India, has already completed the annual target of this scheme in just 6 months. So this scheme has now covered almost all the districts of the country. Under this scheme, the medicines or the affordable medicines which are sold under this scheme are procured from only WHO GMP compliant suppliers. Each batch of drug is tested at the NABL laboratories. These drugs are priced at 50 to 90% of the branded prices. Okay, so you know about generic drugs, right?
So these generally generic drugs are sold at these shops so that people who are not economically sound or who are having economic issues, they can also procure and they can also purchase and afford these medicines. Okay, so of course you know that there is no much difference between generic drugs as well as the conventional or traditional drugs or the modern drugs. There is just a difference of salt, and so there is no actual difference between the efficacy of that drug or the medicine. Okay, so this Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhiya Pariyojana was earlier called Jan Aushadhi Scheme, which was launched by the Department of Pharmaceuticals in the year 2008. But in 2015, the name was changed. This scheme's name was changed, and it was named as Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. The expanse of this scheme was also widened so as to cover the entire country. So this Pharmaceuticals and Medical Bureau of India is implementing this scheme. It's a society which is registered under the Societies Registration Act. Earlier it was called Bureau of Pharma PSUs of India. So the objective of the scheme is to provide quality medicine at affordable rate and to popularize generic medicines, because I have seen that people have some unfounded myths about generic medicines. They do not consider them as effective as the as the usual medicines, as the branded medicines, because they have a certain notion in their mind that expensive medicines are effective medicines. Okay, so that is just as that is actually very stupid. If people like us believe in such things, because generic medicines are made with just a tiny alteration in the salt of branded medicines, and that's why they are sold at much lower rate, because they do not have to pay any royalty, etc. The efficacy of generic drugs are as good as the branded drugs. Okay, so just don't worry about that. So anyways, this scheme will also generate employment, because people will be engaged and people will open these Jan Aushadhi Kendras in several districts, so it will also generate employment. Okay, so now let us see the next topic, which is Nobel Prize for Chemistry 2021. तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड सी मैकमेलन को जो है वो एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस जो है वो डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री मिला है. तो आपको कैटालिसिस तो पता है ना, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, तेज़ करने के लिए जो है एक कैटालिसिस का एक कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ज़्यादातर हम अभी तक यही सोचते होते थे कि सिर्फ मेटल्स और एंजाइम्स जो है वो ही हो सकते हैं दो तरह के कैटलिस्ट्स, लेकिन इन्होंने जो है एक तीसरी तरह का कैटलिस्ट भी जो है वो डेवलप करके दिखाया, जो कि है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस. ठीक है, सो सिर्फ इतना ही आपको इसमें जानने की ज़रूरत है. आपको इसकी पूरी केमिस्ट्री में आपको पूरे एक्सपेरिमेंट करके जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है आपको. इवन अगर आप कोशिश भी करोगे तो आपको इतना ही इस टाइम पर समझ आएगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2021. सो टू साइंटिस्ट बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन हैज़ बीन awarded this they have been awarded this Nobel Prize for Chemistry for the year 2021, because they have developed asymmetric organocatalysis. So catalysis, you know about that, you may have studied it in your NCERT books also, or for your exam also. So a catalyst is any substance which increases the rate of a chemical reaction and it does not undergo any significant change during that chemical reaction itself. So, okay, so currently the conventional knowledge says that only metals and enzymes can be the catalysts. So there we only know about two types of catalysts, but these scientists have individually developed, rather they were not working with each other, so they were working independent of each other. They have developed a third type of catalyst, which is asymmetric organocatalysis. Okay, so you don't have to go into the detail, you just have to understand for what purpose this year's chemistry Nobel was given. Okay, so now let us see the next topic, which is deep brain stimulation. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ फिजिशियंस हैं, उन्होंने जो है एक सर्जरी करके एक पर्सन की डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन को जो है वो ट्रीट किया. और कैसे ट्रीट किया,
डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो एक सर्जरी करी उन्होंने, एक तरह से इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया और कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट की, जिससे कि जो केमिकल इम्बैलेंस थे कुछ एरियाज़ में, जहाँ पर कुछ एरियाज़ में ब्रेन में, उनको ठीक कर दिया या उनको जो है वो नंब कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो पर्सन का जो है वो डिप्रेशन जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जो एक थेरेपी है, एक तरह से जो एक ट्रीटमेंट की जो आपका ये टेक्निक है, ये आज तक कभी भी सिवियर डिप्रेशन या डिप्रेशन के केस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। हाँ, ये बहुत अदर डिसीज़ में बहुत हेल्पफुल रही है, जैसे डिस्टोनिया, एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिसीज़ वगैरह में, लेकिन डिप्रेशन में कभी ऐसा आज तक सक्सेस हमको देखने को नहीं मिला था। तो ये फर्स्ट टाइम हमको ऐसा एक सक्सेस देखने को मिला है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, ब्रेन में उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज़ देखे, न्यूरल बायोमार्कर्स, जिससे ये पता लगा कि डिप्रेशन होने पर ये एरियाज़ जो है वो, इसमें कुछ चेंज आता है, ठीक है। तो उससे क्या पता लगा कि जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, वो हम आपको पता लगेंगे कि इस ब्रेन में, समझ लो कि कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होता, कुछ डॉट्स दिखे उन्हें कि इसकी वजह से यहाँ हमको इससे पता लग जाता है कि हाँ, ये पर्सन जो है वो सिवियर डिप्रेशन में है। तो उस एरिया को अगर आप स्टिमुलेट कर दो किसी भी तरह से, इलेक्ट्रिकली चार्ज करके या कुछ भी, तो आप, देयर इज़ अ चांस कि आप जो है वो डिप्रेशन को जो है वो ठीक कर सकते हो, कुछ नंब करके उस एरिया को, या कुछ उसको स्टिमुलेट करके उन्होंने उस एक तरह से डीप जो है ब्रेन स्टिमुलेशन करके जो है उस डिप्रेशन को ठीक कर दिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. So physicians at University of California has successfully tried a technique of deep brain stimulation to treat a patient with severe depression. So they just launched a surgical procedure on that patient, and they implanted electrodes in certain areas known as neural biomarkers. So these neural biomarkers were the areas which showed some signs of severe depression in the brain, and the scientists just treated those areas. They stimulated those areas with electrical impulses, and they were able to treat the severe depression of a patient. Okay, so generally this technique has not been very successful in this the treatment of depression, but of course this procedure of brain stimulation has been successful in other diseases like dystonia, epilepsy, etc. But now with the University of California's physicians treating severe depression also, so the scope of this technique has been widened, and future physicians will also see about the scope of this technique in treating depression. Okay, so now let us see the next topic, which is captive minds. तो captive minds क्या होती हैं, समझ लो कि एक पर्सन, एक कंपनी जो है गवर्नमेंट से माइन खरीदती है, ये कह के कि उसको सिर्फ उसका जो कोल है वो सिर्फ अपने लिए है, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। समझ लो कि अब आप एक स्टील प्लांट है कोई, ठीक है। तो स्टील प्लांट क्या करेगा, उसको स्टील, अपनी इंडस्ट्री में भी कोल चाहिए, दूसरा उसको अपनी स्टील इंडस्ट्री में एक तो एज अ रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा कोल, और अपनी जो है लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी उसको कोल चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा, एक माइन को जो है गवर्नमेंट से ले लेगा, और कैप्टिव माइन उसको क्या कहेंगे कि उसको अपने इन हाउस जो है यूसेज के लिए वो माइन जो है वो कोल यूज़ करना है, ठीक है। और नॉन कैप्टिव माइंस क्या होती हैं, जो कोई माइन के ऊपर जो बिडिंग करती है कंपनी, वो क्या करती है कि उसमें से वो माइन को एक्सट्रैक्ट करे, कोल को एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में बेचना चाहती है, ठीक है। तो वो होती है नॉन कैप्टिव माइन। कैप्टिव माइन होती है जिसको अपने घर के यूज़ के लिए, समझ लो आप अपने घर के लिए यूज़ के लिए अगर आप खाना बना रहे हो, आप जो है, तो आप वो कैप्टिव माइन हो, और अगर आप बाहर के लिए जोमेटो स्विगी के लिए खाना बना रहे हो तो आप नॉन कैप्टिव माइन हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल से याद करा रहा हूँ। सो कैप्टिव माइन को अब अलाउ कर दिया गया है कि वो सिर्फ अपना जो है इन हाउस जो है वो यूज़ ही ना करे, मतलब इन हाउस जो है वो यूज़ के अलावा 50% जो वो माइनिंग करते हैं कोल के, उसको मार्केट में भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये अब अलाउ कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट की गई थी मिनरल कंसेशन रूल्स में अभी इस साल के शुरुआत में, तो उसको अब नोटिफाई कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा। तो अब जो कैप्टिव माइंस हैं वो 50% जो वो कोल जनरेट करती हैं उसको मार्केट में बेच सकती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब इम्पैक्ट क्या होगा कि पहले तो सिर्फ नॉन कैप्टिव माइन से ही मार्केट में कोल आ रहा था, अब जब कैप्टिव माइन से भी आना शुरू हो जाएगा तो जो है मार्केट में कोल की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो है
अभी हमारे पावर प्लांट्स जो हैं कुछ स्टेट्स में, उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कोल नहीं था उनके पास पावर जनरेट करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट्स के पास। तो अब जब कोल मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारे को इम्पोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा कोल, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, कैप्टिव माइंस। सो captive mines are those mines which are owned by a company, and the coal which is produced or which is generated out of these mines are or it is meant for exclusive use of that owner company only, okay. Whereas in non captive mines, if you are producing coal, then you can sell that coal in market, okay, or for or to external companies or external parties. So in the beginning of this year, Ministry of Coal made some amendments in mineral concession rules, and they allowed these captive mines to sell 50% of the coal which is generated by them into market. And these rules have been notified now. So about 50% of the coal which they are generating for themselves, they can sell it in market now, with of course contracts. And what will happen with this? So there's an important point is here is that this particular change will be applicable to both private as well as public sector captive mine companies, okay. So the impact of this particular decision is that this will release extra coal in the market. So currently we were seeing that several state governments were complaining that their state power companies were having less coal available with them. So they were looking for power shortages or less production of power. So we were forced to look for import options. So that's why the government decided that these captive mines will be allowed to sell 50% of their coal into the market. This will increase the supply of coal, and we would not have to import coal to meet our domestic demands, okay. So now let us see the next topic, which is State of the World's Children Report 2021. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जो है इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, जो कि यूनिसेफ जो की रिपोर्ट है। अब इसमें देखा गया है कि कोविड-19 का बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो 14% से लेके 14% के करीब जो बच्चे हैं 15 से 24 साल के बीच में इंडिया में, उनमें जो है आपको जो है वो डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन या जो है एक तरह से डिप्रेशन की फीलिंग जो है वो देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट मतलब आप देख सकते हो कि 1 in 7 जो आपके चिल्ड्रन हैं उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। और उन्होंने रिपोर्ट किया कि हाँ वो उनको मतलब दे हैव लिटल इंटरेस्ट इन डूइंग थिंग्स, सो उनको मतलब मन नहीं लगता है, तो एक तरह से वो डिप्रेशन के सिम्टम्स उन्होंने शो किए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देखोगे, ठीक है, जैसे कि 41% ऑफ यंग पीपल इन इंडिया जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हेल्प सीख करना चाहते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड जो है 83% लोग जो है वो कहते हैं कि अगर उनको जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं उसके लिए वो सपोर्ट जो है वो लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी और ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ की नीड्स के हिसाब से हमारे कंट्री में मेंटल हेल्थ की जो फंडिंग है वो बहुत कम है। सिर्फ 0.05% जो हेल्थ का बजट है वो आपका मेंटल हेल्थ में जाता है, तो ये बहुत ही कम है, एबिसमली लो है। तो इसको एक तरह से चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यूनिसेफ इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। तो यूनिसेफ जो है वो एक स्पेशल एजेंसी है यूएन की, जो कि बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन और जनरल वेलफेयर के ऊपर जो है वो काम करती है। 1946 में इसको बनाया गया था। इससे पहले यूनिसेफ से पहले इसको हम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहते थे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021. सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज़ रिलीज दिस रिपोर्ट बाय यूनिसेफ, दिस particular report of which is identifying the condition of our children's mental health during the COVID-19 pandemic. So it has found, this report has found that almost 14% of 15 to 24-year-old children in India, or people in India, or 1 in 7 children in India have reported some kind of depression, or they have shown that they have little interest in doing things. So they have some kind of mental issues with them during this period of pandemic. There are other issues also, like 41% of young people have said that they will be seeking
support for mental health problems, and this is very low as compared to the world average, which is 83%. So 83% of people worldwide have said that in case of a mental health issue, they would not shy away from seeking external support. Okay, so there is another issue that the mental health needs and mental health needs are very much in India, whereas the mental health funding from the government is abysmally low. Only 0.05% of India's health budget annually goes on mental health. So we need to reverse this trend. We need to increase our funding for mental health. So this UNICEF is a body which works in the improvement of health, nutrition, education, and general welfare of children. It was established in 1946 for children who were devastated by the World War II. It is located in New York City in United States, and it was earlier known as United Nations International Children's Emergency Fund. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.